गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का दूसरा चैप्टर वर्क स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। वर्क स्टडी में कि क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें इस टॉपिक को, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, द नीड टू सिंप्लीफाई द वर्क सिस्टम हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। आजकल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी जो है कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, and work is study is an area of knowledge that addresses the problem of work simplification। अब कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं तो उसको वर्क को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। उसके पास दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड ह्यूमन कंफर्ट। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और ह्यूमन का कंफर्ट, ये दोनों चीजों पर फोकस करते हैं। वर्क स्टडी के पहले बहुत सारे नाम थे, मेथड इंजीनियरिंग, वर्क साइंस, वर्क डिजाइन, जॉब डिजाइन, वर्क मेथड डिजाइन, वर्क मेजरमेंट, मोशन एंड टाइम स्टडी। ओरिजिनल नाम मोशन स्टडी, टाइम स्टडी थे और बाद में मोशन एंड टाइम स्टडी हो गए। अगर हम डेफिनेशन देखें वर्क स्टडी की, वर्क स्टडी इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। ये आईएलओ की डेफिनेशन है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ का पार्ट है। It is systematic examination of methods of carrying out activities such as to improve the effective use of resources and to set up standards of performance। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूज करना और एक स्टैंडर्ड बना देना परफॉर्मेंस का, ये वर्क स्टडी का एक मेन एम है, सिस्टमेटिक करते हुए। A generic term for those techniques which are used in examination of human work in all contexts, which leads systematically, दोनों डेफिनेशन एक जैसी है कि it leads systematically to the investigation of all factors which affect the efficiency and economy। मेन काम यही है कि एफिशिएंसी इंक्रीज करना, एफिशिएंसी मींस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना और एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बना देना जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होनी है। तो इसको थोड़ा डेफिनेशन को तोड़ते हैं, चार हिस्सों में तोड़ता हूँ। फर्स्ट इज, इसका पर्पस क्या है, डेवलपिंग द प्रेफर्ड सिस्टम। जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उससे एक प्रेफर्ड सिस्टम कौन सा है, उसका मेथड है। ऑब्वियसली उसकी लोएस्ट कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट जो होगी वो लोएस्ट ही होगी। स्टैंडर्डाइजिंग दिस सिस्टम एंड मेथड, इस सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर देना, इस तरह से चेंज करना कि सभी उसको अडॉप्ट कर लें, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बन जाए, सभी उसको एग्री कर जाए। डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क, अब हमने स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया तो उसका एक टाइम भी बताना कि इतनी देर में ये काम हो जाना चाहिए। एंड असिस्टिंग इन ट्रेनिंग द वर्कर, और जब हम स्टैंडर्ड मेथड बना देंगे, स्टैंडर्ड टाइम उसका डिफाइन कर देंगे, तो वर्कर को ट्रेन भी करना है सो दैट ही वर्क्स उस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से काम करे। एक्सप्लेनेशन भी हम बता रहे हैं कि इसकी चार पार्ट्स जो हैं, तो इसके चार पार्ट्स में से दो जो हैं वो मेन होते हैं। फर्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज द वर्क मेथड डिजाइन। मोशन, दैट मीन्स कि वर्क को मेथड कैसे करना है। एंड सेकंड इज टाइम स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स काम कैसे कर रहे हैं, मोशन कैसे ले रहे हैं। एंड टाइम स्टडी मीन्स कि उसका वर्क मेजरमेंट, टाइम कैसे यूज हो रहा है। आईएलओ की डेफिनेशन मैंने बता दी, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ कैरिंग आउट ऑन एक्टिविटीज सो एज टू improve the effective use of resources and to set standards of performance। वर्क स्टडी एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ हमें पता है कि 1950 में, 1950 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2.5 बिलियन एंड नाउ इट इज 6.5 बिलियन। दैट मींस इट इज 90% इंक्रीज हैज अकर्ड इन डेवलपिंग नेशंस। और जब ये हम बात करते हैं तो डेवलपिंग नेशन, दैट मींस अभी वो डेवलप हुए नहीं है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। तो out of these people, more than 1 billion are below poverty line and they are struggling for basic needs। रोटी, कपड़ा और मकान, इन नीड्स के पीछे पड़े हुए हैं वो, और यही पूरा नहीं हो रहा। और अगर हम बात करें कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और कुछ आउटपुट ले रहे हैं, तो तभी हम इस बिलो पॉवर्टी लाइन को ऊपर उठा पाएंगे, जब ये फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी, हेल्थ और एसेंशियल वाटर, सैनिटेशन, इनसे ऊपर कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब बढ़ेगा when the concerned nation must
its productivity for economic growth। तो अभी भी हमें पता है, अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। कुछ इनपुट आती हैं और उसको प्रोसेस में डालते हैं तो आउटपुट मिलता है। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इनपुट्स हमारी 5M की होती हैं या उससे ज्यादा भी हम एम करते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मैनेजमेंट, मार्केट, मैसेज या मोमेंट, टाइम। आउटपुट प्रोडक्ट या सर्विस होती है और प्रोडक्टिविटी जो होती है दैट इज आउटपुट ओवर इनपुट। थस प्रोडक्टिविटी मेजर्स द एक्सटेंट टू विच सर्टेन आउटपुट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए गिवन इनपुट। इनपुट फिक्स कर दी है और उससे हम कितनी आउटपुट निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन वी नो दैट इट इज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने कितने प्रोडक्ट्स निकाले हैं। और प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, एक फिक्स्ड इनपुट में से हमने कितनी आउटपुट मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमाइज कितनी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क स्टडी? वर्क स्टडी इज ए टूल ऑफ प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। हमें पता है कि हम प्रोडक्टिविटी से ही शुरू हुए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो अब प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए वर्क स्टडी यूज होता है। इट सिंप्लीफाइज ए जॉब बाई, कैसे सिंप्लीफाई करता है, हम 3 फैक्टर काउंट करेंगे। टू रिड्यूस अननेसेसरी और एक्सेस वर्क। हमने वर्क स्टडी में देखना है कि कोई ऐसा काम जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको छोड़ा जा सकता है, उसको कम कर देंगे। सेकेंड इज इट अवॉइड्स द वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कोई अनयूज्ड हमारे रिसोर्सेज हैं जिनकी जरूरत नहीं है, तो उनको हम हटा सकते हैं। एंड सेट्स अप स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब। दैट मीन्स एक वर्कर के लिए हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इतनी देर में आपने ये काम कर लेना है और ये प्रोसेस इतनी देर में कर लेना है, अगर इसकी एक्यूरेसी इसके हिसाब से आपने करनी है, तो एक हमारा एक स्कोप बन जाता है। तो कुछ हमारे एरियाज हैं जहां पे वर्क स्टडी बहुत अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में चलाया जा सकता है। टू इम्प्रूव वर्क मेथड एंड प्रोसीजर, टू डिटरमिन बेस्ट सीक्वेंस ऑफ डूइंग वर्क, कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ये पहले ड्रिलिंग करनी है फिर मिलिंग करनी है, लाइक दैट। मटेरियल फ्लो को स्मूदन करने के लिए विद मिनिमम ऑफ बैक ट्रैकिंग, कि एक जगह से सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिशिंग होके बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, बैक ट्रैकिंग नहीं। एंड टू इम्प्रूव द लेआउट, लेआउट को इम्प्रूव करने में भी वर्क स्टडी का काम होता है। एंड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन सो दैट लाइट अच्छी हो, हवा अच्छी आ रही हो, सो दैट लेबर और अच्छी एफिशिएंसी से काम कर सके। टू रिड्यूस मोनोटोनी इन द वर्क, एक तरह का काम करने के लिए अगर हम वर्कर को लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम होएगी। तो कुछ इस तरह से काम करें कि वर्कर को वैरायटी मिलती रहे और उस तरह से हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्लांट यूटिलाइजेशन, मटेरियल यूटिलाइजेशन, इसकी तरफ ध्यान देना कि मशीन खाली ना रहे, रॉ मटेरियल खाली ना रहे, इस तरह से उसका स्टॉक जो है हमारा मेंटेन होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट और अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन, ये हमारे कम से कम होने चाहिए जो वेस्ट है। एंड द रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थ्रू रिड्यूसिंग साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन। अब हमारा जो एक ऑपरेशन को काम करने का जितना टाइम है उसको मिनिमाइज करना है, ये हम बता चुके हैं कि टाइम स्टडी के थ्रू करेंगे। So this shows that there is a direct relationship between work study and productivity. हम बात कर रहे हैं, thus by applying work study principles, if the cost is reduced by 20%, अगर cost हमारी 20% कम हो जाती है, तो that means कि हमारी productivity 20% बढ़ जाती है। अगर इनपुट कम होगी 20%, तो हम बात कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी 20% ऊपर हो जाती है। अब देन नेक्स्ट कम्स फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके थ्रू हम वर्क स्टडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जिनका हमें ध्यान करना है। तो बेसिकली 3 चीजों को ही तरफ ध्यान देना है। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर कि कहाँ पे हमें वर्क स्टडी करनी चाहिए। ध्यान भी देने वाली बात है कि सबसे पहला मोटिव यही होता है कि जो हमारे सबसे ज्यादा पैसे खा रहा है उसको ही हमने देखना। सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर एंड थर्ड इज टेक्निकल फैक्टर। तो इकोनॉमिकल फैक्टर मींस कि मनी सेव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेथड स्टडी शुड बी सफिशिएंटली मोर। इस मेथड स्टडी या वर्क स्टडी से हमारा जो पैसा बचना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी उस स्टडी का फायदा है। तो कौन से जॉब्स हैं जिनको हम सिलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट इज ऑपरेशन वेयर
वी हैव बॉटलनेक। ऐसी जगह पे जहाँ के हमारे जो बॉटलनेक मींस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बार बार टूल टूट रहा है या कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल रही है, विच होल्ड्स अप अनदर प्रोडक्शन एक्टिविटी। एक ऐसा काम जहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक काम कर रहे रुक रहा है तो उसकी वजह से पूरी प्रोडक्शन की लाइन रुक रही है, तो उस जगह पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पूरी खराब हो रही है। कुछ ऐसे ऑपरेशंस विच आर डन रिपीटेडली, बार बार किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं। एक बार ड्रिलिंग की, फिर उसके बाद दोबारा उसी को फिर बंद करके फिर दोबारा से ड्रिलिंग की जा रही है। समटाइम्स ऑपरेशंस हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ मैनुअल वर्क, जहाँ पे मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, तो होता है कहीं ना कहीं उसके ओवरहेड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरहेड्स बढ़ने से क्या होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। एंड फोर्थ इज ऑपरेशंस वेयर मटेरियल आर मूव्ड फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। मटेरियल लेके आ रहे हैं, वर्कर लेके जा रहा है, एक जगह से जा रहा है, तो होगा क्या कि वो एक मशीन जो है दूसरी मशीन काफी दूर पड़ी हुई है, तो वर्कर जो लेके जा रहा है या इवन मान लो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वो जो ओवरहेड वाला है वो पोर्शन बढ़ रहा है, तो उसको इकोनॉमिकली हमें ठीक करना चाहिए। Then second is human factor या human aspect of work study. Work study will be successful only with the cooperation of all people concerned, workers, supervisor, trade union. Workers may resist study. अब इस study को वर्कर थोड़ा रेजिस्ट कर सकते हैं या ठीक से पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। अब हमें ह्यूमन फैक्टर को ही देखना है, तो इसको पार्टिसिपेट करवाने के लिए रीजन क्या बताए हैं, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उनको लगेगा कि भाई हम ज्यादा ठीक टाइम निकालेंगे तो हमें कुछ बाहर निकाल दिया जाएगा, या हमारी तनख्वाहें घटा दी जाएंगी, या फिर हमारा वर्कलोड इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इस ह्यूमन एस्पेक्ट को देखते हुए हमें वर्क स्टडी के टाइम में सबसे पहले उनको इस वर्क स्टडी मेथड के बारे में बताना चाहिए और थोड़ा उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। देन देयर इज थर्ड इज टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर मींस कि हम जो नया मेथड अगर सोचेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक टेक्निकल लिमिटेशन क्या है, कि इससे बियॉन्ड दिस इट कैन नॉट बी इम्प्रूव। फॉर एग्जांपल एक वर्क स्टडी मैन को लगता है कि स्पीड ऑफ मशीन टूल मे बी इंक्रीज एंड हाई स्पीड स्टील टूल यूज किया जाता है, स्पीड बढ़ा दो और एक अच्छा टूल यूज कर लो, लेकिन कैपेसिटी ऑफ द मशीन मे नॉट परमिट द इंक्रीज स्पीड, तो वहां पे ये सजेशन नहीं चलेगा। तो इसलिए टेक्निकल फैक्टर का कंस्ट्रेंट भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीन चीजें हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर एंड टेक्निकल फैक्टर। इन तीनों के कंस्ट्रेंट में हमें वर्क स्टडी को चलाना चाहिए। यूजेस क्या है, इट इज वैल्यूएबल, जहां पे हमें ये इसके यूजेस क्या है, बिकॉज इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। और सिस्टमेटिक प्रोसीजर से क्या होता है कि कोई ऐसा इंटेलिजेंट आदमी भी है जो सिस्टमेटिक नहीं है, वहां पे भी सिस्टमेटिक चलने वाला थोड़ा ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन और डेवलपमेंट ऑफ इट्स सोल्यूशन अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिया जाए तो वर्क स्टडी बहुत यूजफुल है। इट रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट बाय सिंपली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क। वर्क को रीऑर्गेनाइज कर लेता है सिंपली, और कुछ नहीं करना, मशीन को इधर से उठा के इधर रख दो, ये प्रोसेस पहले कर लो। उससे क्या होगा, बहुत कम इनपुट या बिल्कुल ही ना के बराबर इनपुट लेते हुए हम बहुत अच्छा मेथड या बहुत पैसा बचा सकते हैं। इट सेट्स द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और इससे क्या होगा, एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि एक नॉर्मल वर्कर इतनी देर में ये वाली जॉब बना सकता है, सो दैट हमें इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्शन पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्शन हमारी 70% की एफिशिएंसी पे चल रही है या 80% की एफिशिएंसी पे चल रही है। तो इस तरह से इफेक्टिवनेस थोड़ी हमें आइडिया लग जाएगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन सेफ्टी। अब हमने वर्क स्टडी मेथड स्टडी में ये भी बताया है कि ह्यूमन सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देना, सो दैट एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब ह्यूमन सेफ होंगे, सपोज एक वर्कर को चोट लग गई, तो वो वर्कर चाहे बहुत अच्छा एफिशिएंट है, वो कहीं ना कहीं आपको जाके इकोनॉमिकली नुकसान मिल जाएगा, क्योंकि उसकी जगह हो सकता है अनट्रेन्ड वर्कर को आपको लाना पड़ जाएगा। तो इसलिए मेथड वर्क स्टडी में हमें ह्यूमन सेफ्टी का भी फायदा मिल जाता है। इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट प्रोवाइडिंग सेविंग इमीडिएटली, एकदम से ही हमें इमीडिएटली मिलता है,
और एंड तक मिलता रहता है, जब तक कि ऑपरेशन हमारा ये वर्क स्टडी का पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें इसके रिजल्ट मिलते रहते हैं। इट इज अ टूल दैट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, नॉन इंडस्ट्रियल, मेडिकल, सर्विस, प्रोडक्शन, हर जगह पे इस टूल का यूज होता है। अगर आप नेट पे भी देखें तो इस टूल को, जो वर्क स्टडी है, सब जगह हम यूज कर सकते हैं। इट इज इजी एंड रिलेटिवली चीपर, सस्ता भी है फॉर स्टार्टिंग एन अटैक ऑन इनएफिशिएंट सिस्टम। आपको पता कि इनएफिशिएंसी है, वहां पे आपको ये सस्ता टूल मिल जाता है। लिमिटेशंस क्या है? वर्क स्टडी शुड स्पेशलिस्ट शुड अप्लाई इट टेक्टफुली। मैंने पहले भी बताया कि वर्कर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव रहें तभी इस वर्क स्टडी को कर पाएंगे। अगर वर्कर के मन में पहले से ही आ जाएगा कि भाई इससे मुझे नौकरी से निकाला जाने वाला है या मेरी वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो वो इसमें ठीक से इनपुट नहीं देगा, वर्क स्टडी नहीं करने देगा। बायसिंग कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट एज डिजायर्ड। अगर आपको बायसिंग है, आपके दिमाग में कोई भेदभाव है, तो वो इसके वर्क स्टडी के रिजल्ट आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये मैंने वर्कर ले लिया और ये वर्कर काम चोरी भी कर रहा है, लेकिन ठीक है मेरी जान पहचान का है, तो फिर उसके रिजल्ट ठीक नहीं मिलेंगे। एनोयंस, फटीग, बैड वर्किंग कंडीशन कैन इफेक्ट द वर्क स्टडी रिजल्ट। अगर कोई वर्कर नाराज है या थका हुआ है या बैड वर्किंग, अंधेरे में काम कर रहा है, लाइट कम है, तो ये वर्क स्टडी वाला जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो ठीक नहीं मिलेंगे। इसलिए इन चीजों की लिमिटेशन रहती है वर्क स्टडी। एडवांटेज क्या है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, वेस्टफुल वर्क को रोकता है, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करता है, उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों चीजें बढ़ाता है। इनडायरेक्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट कौन सी होती है? जो डायरेक्टली मशीन या जॉब के ऊपर होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मशीन के ऊपर नहीं होती लेकिन वहां पे होनी जरूरी है, जैसे लाइटिंग है, जो लेबर ऐसी है जो सिर्फ सामान ढो के ला रहा है लेकिन वो मशीन पे काम नहीं कर रहा। इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर एंड मशीन, दोनों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन, उनको आइडेंटिफाई करके उनको हटाने के लिए कहा जाता है इस वर्क स्टडी में। एंड इट एस्टेब्लिश टाइम स्टैंडर्ड, ये एडवांटेज है वर्क स्टडी के। वर्क स्टडी को अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी को फिर आगे हिस्सा किया जाता है, मेथड इंप्रूवमेंट एंड अर्गोनॉमिक्स। तो हम मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट की डेफिनेशन करें ताकि उसका डिफरेंशिएशन कर पाए कि क्या है। मेथड स्टडी इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, नाम से भी पता चल रहा है कि मेथड स्टडी, इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर हम कोई उसका मेथड को रिकॉर्ड करते हैं कि आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये टूल उठा रहा है, फिर टूल कटिंग करना शुरू कर रहा है, दिस इज नोन एज मेथड स्टडी। सो दैट हमें पता चले कि हम नया मेथड किस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। दस इट सिंप्लीफाइज द जॉब एंड डेवलप्स मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग। वर्क मेजरमेंट क्या करता है? नाम से पता चल रहा है कि वर्क को मेजर करता है। इट इज डिजाइंड टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर। एक क्वालिफाइड वर्कर है जिसकी एक डिजायर्ड स्किल है, वो कितनी देर में वो टास्क को कर लेता है वो बताता है, उस टाइम को एस्टेब्लिश करता है। दस इट डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू कैरी आउट द वर्क। मेथड स्टडी मैंने बता दिया, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते हैं हम, चाहे वो कैमरे से करें या हम कागज पेन से और घड़ी के साथ नोट करना शुरू करते हैं। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग, दोनों के, कि हम एक मेथड कह देते हैं जो चल रहा है और एक प्रपोज भी कह देते हैं कि चलो अब ये मशीन को उठा के यहाँ रख दो या ये प्रोसेस पहले कर लो, सो दैट एक इजियर और इकोनॉमिकल मेथड बाहर निकल के आए। इंटर रिलेशन क्या है? वर्क स्टडी के दोनों हिस्से हैं। वर्क स्टडी में मेथड स्टडी भी किया जाता है टू सिंप्लीफाई द जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड, एंड वर्क मेजरमेंट टू डिटरमिन हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू कैरी आउट। नया मेथड, पुराना मेथड लेते हैं उसका वर्क मेजरमेंट करते हैं, नया मेथड करते हैं उसका वर्क मेजरमेंट करते हैं, एंड देन वी सजेस्ट ए न्यू मेथड, उसका वर्क मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है देन वी गेट द हायर प्रोडक्टिविटी। सो देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वर्क कंटेंट जो वर्क मेजरमेंट है, वर्क कंटेंट दो तरह का हो सकता है।
जैसे कि हम बताएं कि इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क कंटेन्ड इन ए गिवन जॉब, वर्क और प्रोडक्ट और प्रोसेस। इट इज मेजर्ड इन मैन आवर्स या वर्क आवर्स, और मशीन आवर्स भी, जहां पे मशीन ज्यादा चलती है, वर्कर कम काम करता है, वहां मशीन आवर्स में काउंट करते हैं। तो बेसिक प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टडी क्या है? SREDEDIM, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के नाम से याद कर सकते हैं। सेलेक्ट करनी है द जॉब, किसको करना है, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। जहां पे वो जॉब ज्यादा इकोनॉमिकल महंगी हो रही है, अनइकोनॉमिकल हो रही है। रिकॉर्ड करना है, एग्जामिन करना है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। नया मेथड डेवलप करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करने के बाद फिर नया मेथड डिफाइन करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे एंड उसके मेंटेन करेंगे। दैट मींस मेंटेन मींस वर्कर्स को उसके हिसाब से ट्रेन करके उसको नए मेथड को चलाएंगे। ये काम वर्क स्टडी में हमें करना होता है। सरेडिंग, सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इवेल्युएट, डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन। Human consideration is analysis involves identification of those operations which present the source of dissatisfaction. कोई ऐसा प्रोसेस जो कि वर्कर को डिससेटिस्फेक्शन देता है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रहा है, या हो सकता है आपका वर्कर थक रहा है, या हो सकता है कि वर्कर आपका उस वजह से ज्यादा बीमार हो रहा है, या उसको मोनोटोनी हो रही है, या वो अनसेफ फील कर रहा है। तो ऐसी चीजें जो हैं, इट इज क्लमजी इन नेचर, तो इसको हम थोड़ा वर्क स्टडी में ज्यादा लेते हैं। अर्गोनॉमिक्स भी यही चीज है, ऐसी ही स्टडी है। इट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन टू द डिजाइन ऑफ वर्कप्लेस इक्विपमेंट, टूल्स, वर्क मेथड, प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ह्यूमन कैपेबिलिटी की ये वर्क डिजाइन कैसे होगा? द वर्क पर्पस ऑफ अर्गोनॉमिक इज टू प्रमोट फिजिकल कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। फिजिकल कंफर्ट, अगर वर्कर को फिजिकल कंफर्ट फील होगा तो वो और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। एफिशिएंसी मींस प्रोडक्टिविटी। ये दो वर्ड से बना है, अर्गो एंड नोमियोस, और इससे ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल यही है कि हर जगह पे हेल्थी एंड सेफ पोस्चर होने चाहिए। पोस्चर मींस उसका जो बैठने का ढंग है वो सेफ पोस्चर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्क एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म विद द जॉइंट्स अबाउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मींस कि अगर मुझे काम करना है तो यहाँ से मिड पॉइंट से काम करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा इधर झुकना है या इधर पूरे झुक, तो मिड पॉइंट से काम करने हैं, वो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, चाहे वो हेड है, गर्दन है या अपर लिम्स है, हर एक के लिए। तो इसके लिए हमें ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ मैकेनिकल सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। अब फैक्टर कौन से हैं जहां पे हम मैन को ध्यान रखेंगे उसके जॉइंट्स की तरफ, कि वो फोर्स कितना यूज कर रहा है, उसका एक्सर्शन कितना है। रिपीटिशन ऑफ सेम एक्शन, बार बार कोई काम करना पड़ रहा है, या कोई ऐसा पोस्चर है जो अननेचुरल है, मुझे इधर झुक के काम करना पड़ रहा है, तो ये अननेचुरल है। ओवर एक्सर्शन ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेंथ यूज, कोई टेम्परेचर है, वेंटिलेशन है, ह्यूमिडिटी है, ज्यादा टेम्परेचर में काम नहीं हो रहा, ज्यादा शोर मच रहा है मशीनों का, वहां पे भी काम मुश्किल हो गया है। सीइंग कंटिन्यूसली एट अननेचुरल लेवल, एक तेज रोशनी को मैं बार बार देख रहा हूं तो वो भी मेरे लिए मुश्किल है। इसमें कंप्यूटर में हमें ये चीजें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं। वर्क स्टेशन डिजाइन, कीबोर्ड की हाइट, रिस्ट का रेस्ट, जो हमारी कोहनियों के रखने की जगह है, मॉनिटर है, चेयर डिजाइन, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक एक करके मैं थोड़े से दिखा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। फिजिकल पोस्चर, ये जो पहला वाला है ये गलत है, लेकिन ये जो है इसमें थोड़ा सा वो ज्यादा लिफ्ट करते हुए, वेट लिफ्ट करते हुए उसको थोड़ा आसान लगेगा। लिफ्टिंग वेट का अगर खड़े होके उठा रहे हैं तो ये सीधा अगर वो उठा पा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर झुकना पड़ रहा है, दैट मीन्स उसकी लिमिट से ज्यादा वो वेट उठा रहा है, तो उसको झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके कंधे या कमर में, बैकबोन में दर्द रहेगा। बैठते हुए अगर उसको इस तरह से बैठना पड़ रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये ऐसे बैठा हुआ तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। पोस्चर वाइल सिटिंग ऑन चेयर, और देखना, तो ये अगर देखना, नीचे की तरफ देखना है, ये परेशानी है, देख के थोड़ा सा पीछे होना ये भी है। तो एक पॉइज्ड या रिलैक्स पोजीशन ये वाली है। इसी तरह मॉनिटर को देखने का, दिस एवरीबॉडी नोज, आज की डेट में सबको पता है। इसी तरह ऑल्बोस जो हैं वो हमारे अगर बॉडी के साथ चिपकी हुई तो ज्यादा बेटर हैं।
इसी तरह रिस्क जो है वो अगर ऐसे होंगी तो ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे अगर हमारी ऐसे है या ऐसे है सीधी, वो ज्यादा ठीक है बजाय इसके कि यहाँ नेगेटिव साइड में है। इसी तरह से माउस से पहुंचने में अगर सीधे हाथ है तो ठीक है, अगर ज्यादा दूर मुझे लगाना पड़ रहा है तो मुश्किल होगा। रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, हमें पता है कि प्रोडक्टिविटी के लिए ही कर रहे हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें मिलती है, एफिशिएंट फ्लो ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल हमारा फ्लो ठीक से कर रहा है, मशीन की मटेरियल हैंडलिंग हमारी हो रही है, लेआउट मशीनों का रख रखाव भी, लेआउट मींस मशीनों का रख रखाव अच्छा है तो हमारी कम लगेगा। डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड मोरल ऑफ वर्कर्स, मोरल मीन्स खुश होना, वर्कर्स खुश होंगे, ज्यादा उत्साहित होंगे, सेफ्टी और एफिशिएंसी होगी, एक बेंचमार्क बन जाएगा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल बन जाएगा, बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन और इंसेंटिव प्लानिंग भी होगी। जब वर्कर्स को ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी तो उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।